हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषिकेश कुमार सेन पराशरी ट्वेल्व की यूट्यूब साइट पे आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम फिर आपके साथ हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले क्लिप में कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, बस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होगी उससे पहले हम आपको बताएं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ माउथ से लेकर के और जो एनस है, इस पूरे लाइन को, मतलब ये इसमें एसोफेगस है, आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक के इस पूरे को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है वह 9 मीटर होती है, 9 मीटर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। पहली चीज़, एलिमेंट्री कैनल की जो लंबाई है वो वैरी करती है। जैसे अगर कोई र्यूमिनेंट्स है, जैसे गाय, बैल यानी काऊ, ऑक्स, बफेलो एक्सेट्रा, जो हर्बीवोरस है, तो उसका जो एलिमेंट्री कैनल होगा उसकी लंबाई जो है थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि उसको सेलुलोज को पचाना पड़ता है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए ज़्यादा वक्त तक भोजन जो है उसके स्टमक में रहता है, इसलिए उसका एलिमेंट्री कैनल का जो आकार है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उसके एलिमेंट्री कैनल का जो साइज़ है वो हर्बीवोरस के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल का जो है वो साइज़ वेरी करता है, लेकिन ह्यूमंस का जो एलिमेंट्री कैनल है उसका साइज़ होता है 9 मीटर। ठीक, तो अब हम चूँकि डाइजेशन का प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो डाइजेशन कहाँ से होता है उसकी बात करेंगे। तो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट इंजेशन से ही हो जाता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इंजेशन से ही। इंजेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को अपने हाथ से उठा के अपने मुंह में डालते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बाद ही, मतलब उसी समय से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि डाइजेशन दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये इंजेशन में ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये कैसे, क्योंकि इंजेशन में क्या होता है कि ये सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। इंजेशन में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। अब सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है सैलिवा। सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या पाया जाता है, सलाइवा। अब ये सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा के में अंदर में पाया जाता है सैलिवरी एमिलीज। ठीक है, सैलिवरी एमिलीज पाया जाता है किसमें, सलाइवा में। और उसका काम क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को, मतलब स्टार्च को पचाने में मदद करता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्टिंग क्या हो गया कि हमारे माउथ में यानी बकल कैविटी में, जो आप एक फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका सैलिवरी ग्लैंड्स है। ये दोनों साइड, इधर और इधर दोनों साइड 2 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और उसमें से सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा में पाया जाता है सैलिवरी एमिलीज, और वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया, माउथ में। ठीक, अब माउथ से क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक, किस होकर के, ये आपका है फूड पाइप या एसोफेगस। इसका 2 नाम है, फूड पाइप या एसोफेगस। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, तो फूड पाइप का दूसरा नेम एसोफेगस है। ठीक है, इस फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ आता है, माउथ से स्टमक में आता है। अब जो ये फूड पाइप से होकर के नीचे की तरफ आता है भोजन, तो अगर सीधे ऊंचाई से इस भोजन नीचे गिरेगा स्टमक में, तो स्टमक के वाल पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेन होगा या दूसरी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भोजन जो है वो धीरे 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 करके क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो आता है मतलब कैसे करके, मतलब इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन।
क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। मतलब ये धीरे धीरे सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। इससे क्या हो जाता है कि भोजन थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा और नीचे आया, फिर थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे यहाँ पहुँचता है, इसलिए इस पर फोर्स कम लगता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। तो पूछेगा कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, भोजन धीरे धीरे स्टमक में आता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है किसमें, फूड पाइप में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। क्लियर। अब पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के बाद ये भोजन कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो भोजन जो है वह बहुत ही कम वक्त रहता है कहाँ, यहाँ पे माउथ में बहुत कम वक्त भोजन रहता है। जितना देर तक आप चबाते हैं बस उतना ही देर तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। और कहाँ रहता है, यहाँ स्टमक में। स्टमक में भोजन कितना देर रहता है, अप्रोक्स 3 आवर। कितना, 3 आवर, अप्रोक्स 3 आवर कहाँ रहता है भोजन, स्टमक में रहता है। अब स्टमक में रहता है तो हम बात करेंगे स्टमक में क्या है। स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि भोजन को वो एसिडिक बना देता है। क्या कर देता है, भोजन को एसिडिक बना देता है। अब दूसरा पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। याद रखिएगा, क्या काम है पेप्सिन का, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। और म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का काम है कि जो स्टमक का वाल है इसको एसिडिक होने से या एसिड के प्रभाव को रोकना, एसिडिक होने से बचाना, या एसिड को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करना। ठीक। तो अब सवाल आता है कि क्या पेप्सिन जो है वह अकेले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकता है या डाइजेस्ट कर सकता है। क्या पेप्सिन खुद से या अकेले प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, तो जवाब है इसका नहीं। पेप्सिन जो है खुद से प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वो तभी करेगा जब फूड कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटीन को के डाइजेशन में पेप्सिन को मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन को मदद करता है। पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्लियर। और म्यूकस जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि क्या हो सके कि स्टमक जो है वो एसिडिक नहीं हो। क्योंकि स्टमक अगर एसिडिक हो जाएगा तो अगर मान लो कि म्यूकस नहीं हो, मान लेते हैं हम कि म्यूकस नहीं है, अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये भोजन के साथ साथ ये स्टमक एसिडिक हो जाएगा और इसकी वजह से अल्सर हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। तो आप समझ में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है भोजन को एसिडिक बनाना। पेप्सिन का काम है जब वो एसिडिक भोजन बन जाता है तो प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और म्यूकस का काम है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इस एसिड की वजह से स्टमक के ऊपर दुष्प्रभाव न पड़े, वो उसको ख़राब न करे, इसलिए वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ से जब तीन घंटे के बाद वो यहाँ से क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ आता है। क्या आता है नीचे की तरफ, भोजन। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ऊपर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो गया था। अब प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद भोजन जो है धीरे धीरे कहाँ आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उससे पहले आप देखते हैं कि यहाँ आता है पेंक्रियाज। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद, यानी स्टमक के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में 2 चीज़ें पाई जाती है। एक है आपका बाइल डक्ट, ये, और ये है गैल ब्लैडर। ठीक है। और ये है आपका लीवर। क्लियर। तो अब क्या है कि ये जो यहाँ से जो भोजन आएगा
तो ये भोजन जब यहाँ पहुँचेगा तो अब इस दोनों जो है सो अलग अलग तरह का जूस रिलीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक लीवर और एक पैंक्रियाज और एक लीवर, ठीक है। ये दोनों क्या रिलीज करता है, लीवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। कौन, लीवर जो बाइल जूस रिलीज करता है वह टेम्पररी इसमें गैल ब्लैडर में क्या रहता है, स्टोर रहता है। लीवर क्या रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस जो टेम्पररी कहाँ स्टोर रहता है, गैल ब्लैडर में, ठीक। और उसके बाद वो डाइजेस्ट क्या करेगा, तो लीवर में बाइल जूस, बाइल में सॉल्ट, और सॉल्ट डाइजेस्ट करेगा फैट का। मतलब बाइल जूस में क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। जो सॉल्ट क्या करता है, फैट यानी लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो बाइल जूस, तो अब हमारे पास क्या क्या नॉलेज हो गया। पहला हो गया कि जो एमिलीज है, ठीक है, सैलिवरी एमिलीज जो है वह किस चीज़ को, स्टार्च को क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। दूसरा जो हमारा पेप्सिन है यह प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। तीसरा जो लीवर में पाया जाता है सॉल्ट, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, या सिंथेसिस करेगा। अब आया हमारा पैंक्रियाज, ये जो पत्ते जैसा आकार है इसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। ये रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है एमिलीज, ट्रिप्सिन और लिप्सिस, ठीक है। एमिलीज, ट्रिप्सिन और लिप्सिन। तो एमिलीज में क्या है, स्टार्च, यानी एमिलीज क्या करता है, स्टार्च को सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक। ट्रिप्सिन किसको सिंथेसिस करने का काम करता है, प्रोटीन को, और जो लिप्सिस है वो फैट को। पैंक्रियाटिक जूस में यानी पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, एमिलीज, ट्रिप्सिन और लिप्सिस। एमिलीज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिप्सी फैट को डाइजेस्ट करता है। तो आप एक चीज़ देख रहे होइएगा कि यहाँ भी है पेप्सिन, ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, और यहाँ जो है ट्रिप्सिन ये भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। क्यों, प्रोटीन का जब डाइजेशन यहाँ हो गया तो फिर प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ क्यों होता है। तो हम आपको बता दें कि जितनी भी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट है, आपको फैट है, प्रोटीन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है प्रोटीन। प्रोटीन इतनी आसानी से नहीं टूटता, ठीक है, प्रोटीन कई जगह टूटता है। अभी हम इसके बारे में और भी बताएंगे। जैसे आप जब नीचे देखिएगा इंटेस्टिनल वाल में, जो भी जब इंटेस्टिनल वाल भी क्या करता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। तो हम इसके बारे में पहले ही बता देते हैं कि क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है, वो ईजिली जो है सिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस कई जगह होता है। एक तो आपका कहाँ हो गया, स्टमक में, दूसरा आपका कहाँ हो गया, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के थ्रू, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल वाल है यहाँ पे सिंथेसिस होता है, और इसके बाद यहाँ भी जब पूरी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है, उस प्रोटीन को लिम्फ जो है वो कैरी करता है। आप आगे पढ़िएगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है, उस प्रोटीन को, जो बचा हुआ प्रोटीन है जो सिंथेसिस नहीं हो पाता, उस प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करता, वो प्रोटीन को कैरी करता है और कैरी करके ले जाता है सेल के पास में जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कई जगह इसलिए होता है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो इजीली सिंथेसिस नहीं हो सकता। अब यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 3 घंटे रहने के बाद स्टमक से कहाँ पहुँचेगा भोजन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल, तो अब इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। तो इसका जवाब है कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टमक में होता है। थोड़ा बहुत हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, स्टमक में। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टमक, और साइट ऑफ फूड डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर।
ओके तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, भोजन पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में द वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दें कि इसका जो लंबाई है वो 6.5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर होता है, यानी 9 मीटर का टोटल एलिमेंट्री कैनल होता है, जिसमें 6.5 मीटर जो है क्या होता है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर है, बावजूद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही नैरो होता है, इसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ इसका बहुत बड़ा होता है। लेकिन वहीं आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो आकार है, मतलब इसमें जो मोटाई है इसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा ये चौड़ी होती है, इसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इंटेस्टिनल जूस, यानी इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है वो इंटेस्टिनल जूस रिलीज करती है, और वो उसमें बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स का काम क्या है? पहला कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देते हैं और बदल देते हैं किन चीज़ में, ग्लूकोज में। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। फिर प्रोटीन जो है, प्रोटीन को तोड़ के बना देते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है तो अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, फिर फैट जो है उसको वो फैटी एसिड्स में बना देते हैं या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, अब तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया टोटल प्रक्रिया क्या हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। ये टोटल प्रोसेस डाइजेशन का हुआ, जितना भी पार्ट है। पहला इंजेक्शन से शुरू हुआ डाइजेशन, और टोटल डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसको इंगित कर रहा है, किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन इसके बाद न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर में नहीं पहुंचा है। ठीक, ये तो सिर्फ डाइजेशन की बात है। डाइजेशन के बाद एक और चीज़ होता है, दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि अब स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है विली, ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में। ऐसे काफ़ी छोटा इसमें छिद्र होता है। ठीक है, काफ़ी छोटा, मतलब ऐसा छोटा जिसमें वो नहीं जा सकता है, प्रोटीन नहीं जा सकता। वो प्रोटीन टूटेगा जब एमिनो एसिड बनेगा, तब भी वो इसके अंदर घुस सकता है। मतलब सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली बिना टूटे हुए, बिना सिंथेसिस किए हुए नहीं जा सकता है। इतना पतला, इतना महीन पोर होता है। विली क्या करता है कि जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड को वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और ऑब्जॉर्ब करके किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है, क्योंकि ब्लड जो कैपिलरीज हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं वो, या ब्लड के जो नर्व्स जिसको हम कह सकते हैं, वो नर्व्स इससे जुड़ा हुआ होता है। तो सारा जो सिंथेसिस, भोजन जो सिंथेसिस होता है उसको वो क्या करता है, ब्लड ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो ब्लड उसको मूव करता है। तो ये हो गया हमारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा है असिमिलेशन। अब ब्लड क्या करेगा कि इस न्यूट्रिशन को कहाँ पहुँचाएगा? सेल तक पहुँचाएगा। सेल क्या करेगा? उसका यूटिलाइज करेगा। किस चीज़ में? वो ग्रोथ में यूटिलाइज करेगा अपना, वो जो है डेवलपमेंट में यूटिलाइज करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन जब होता है, जब वो 1 से 2, 2 से 4 जब हो जाता है तो उसमें वो मदद करेगा। तो मतलब वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में क्या करेगा? इस न्यूट्रिशन का यूटिलाइज करेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? असिमिलेशन कहेंगे। और लास्ट है हमारा इजेशन। इजेशन कौन सी प्रोसेस है? तो यहाँ से भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, मतलब डाइजेस्टेड फूड को तो विली ऑब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? इस बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ आएगा रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में ये स्टोर रहेगा। क्या स्टोर रहेगा? ये वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर रहेगा? रेक्टम में। और ये एनस के माध्यम से क्या हो जाता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो एनस के माध्यम से ये रिलीज हो जाता है। तो ये वेस्ट मटेरियल्स क्या हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए, रेक्टम होते हुए एनस के माध्यम से रिलीज हो जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है, यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है।
तो ये एक जो टॉपिक है वो टॉपिक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, ये न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने न्यूट्रिशन का टोटल प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सभी को एक्सप्लेन किया। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इंजेशन है वो भी डाइजेशन है, और जो आपका एसिमिलेशन है वो भी डाइजेशन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो जा रहा है कि हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन हमारा शरीर ऑब्जर्व कर रहा है उसका हमारा जो सेल है वो यूटिलाइज कर पा रहा है। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।